आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। अच्छे विचार और अच्छे व्यक्ति ही किसी समाज को जीवित रखते हैं और हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि जो आदमी अच्छे विचार रखते हैं उन विचारों से हम समाज को अवगत कराते रहें। और इसी श्रृंखला में आज मैं आया हूँ हमारे हरियाणा के ही नहीं लेकिन उत्तर भारत के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आज मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम स्वागत करते हैं आपका। और आपसे हम आपके जीवन के बारे में बात करेंगे। आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई और आपने किस किस जगह सर्विस की, क्या क्या चुनौतियाँ आई, ये विभिन्न मुद्दों पर हम बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ का है, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। कहाँ आपने पढ़ाई की, फिर कैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर गए। यस डॉक्टर साहब। जब 1947 में यस चलते रहो बंटवारा हुआ, यस तो मेरा परिवार रावलपिंडी जिले से यस अंबाला में आकर के Yes. सेटल हुआ। यस हमें ज़मीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट नारायण अंबाला और तहसील नारायणगढ़ यस और गांव लाहा के आसपास में थी। यस तो इसलिए जो है वो मेरे पिताजी ने ये सोचा कि ये लाहा जो है एक ऐसी जगह है यस जो वहाँ पे ज़मीन भी है हमारी, यस वहाँ पे स्कूल भी है, यस वहाँ डाकखाना भी है यस और सुविधाएं थी। सड़क भी है। यस तो इसलिए जो है ये गांव जो है हमारे परिवार के लिए ठीक रहे। सुटेबल रहेगा। तो वहाँ पे 1951 22 जुलाई 1951 को मेरा जन्म हुआ। यस लाहा गाँव में। लाहा गाँव। यस आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री कृष्ण गोपाल। श्री गोपाल जी। और माताजी श्रीमती मोहनी देवी। तो आपके पिताजी सर्विस में मिलिट्री में रहे, जैसा बता आर्मी में थे। आर्मी में थे। किस पद से रिटायर हुए थे? EME में थे EME और में। रिटायर जो है वो सूबेदार हुए। यस तो उसके बाद आपने अपनी प्राइमरी शिक्षा वहीं गांव से की, लाहा से? मुख्यतः तो गांव से ही की। यस फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़े दिन के लिए संगरूर पिताजी के साथ चले गए। यस लेकिन फोर्थ मैंने अंबाला कैंट से की। अंबाला कैंट से। लेकिन बाकी सभी क्लासेस जो है गांव के स्कूल में 5वीं तक का स्कूल था। यस और 5वीं तक वहीं पे पढ़ा। उसके बाद फिर आपने जो स्कूल एजुकेशन आगे की कहाँ प्राप्त की डॉक्टर साहब? उसके बाद 6th क्लास में, 6ठी क्लास में यस मैं नारायणगढ़ में हमारे आसपास एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल था। यस वहाँ पे मैं 6th क्लास में चला गया। तो आप अभी इनफॉर्मल बातचीत में बता, आप टॉपर रहे हैं हर जगह ही, कुछ ऐसा? मतलब वैसे तो मेरा सारा परिवार ही यस योग्य था। हम वैसे 6 बहन भाई हैं। यस और सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेसर यस सारे हैं। बहुत बढ़िया। आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसके बाद कॉलेज एजुकेशन आपने कहाँ से प्राप्त की डॉक्टर साहब? तो नारायणगढ़ हायर सेकेंडरी करने के बाद यस क्योंकि वहाँ पे भी मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। यस मेरे को टॉपर रहा। यस और टीचर्स की इंस्पिरेशन से जो है मैंने 10th में और 11th में नारायणगढ़ स्कूल के पास्ट के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे तोड़े। अच्छा। हाँ, सबसे। और मेरा रिकॉर्ड जो है कम से कम 20-25 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। यस और फिर जो है हायर सेकेंडरी में मेरे को जो टीचर थे मेरे, मास्टर चरण सिंह, वो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे। यस उन्होंने इंस्पायर किया कि आप अगर एक अच्छे साइंसदान बन सकते हो क्योंकि आपकी थिंकिंग बड़ी ओरिजिनल है। तो उनकी प्रेरणा से मैंने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स साइंटिस्ट बनने के सपने से क्योंकि मार्क्स तो मेरा नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी था। तो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप तो हिंदुस्तान के कहीं पे भी चले जा सकते थे। और स्कॉलरशिप जो है वो
हायर एजुकेशन अप टू पीएचडी वैलिड था। यस यस मतलब उसमें तो था, एमएससी में भी था, यस बीएससी में था, फिर पीएचडी में भी वही यस था, तो इसलिए। लेकिन उसमें जितनी मेरे को जानकारी थी वो उसके हिसाब से मैंने कुरुक्षेत्र बिल्कुल पास पढ़ता था। इसलिए, और वहाँ पे जो रेपुटेशन भी थी उस समय फिजिक्स डिपार्टमेंट की अच्छी थी। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करूँ, क्योंकि फिजिक्स उसमें जितने भी योग्य विद्यार्थी थे वो उसी में जाते थे। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की जो है हमारे हरियाणा से इंजीनियरिंग में ज़्यादा रुचि होती थी, लेकिन उस समय तक जो है इंजीनियरिंग में मतलब रुचि कम हो गई थी, क्योंकि कुछ 3-4 साल जो है गड़बड़ रही। तो उदाहरण के लिए मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स में कुरुक्षेत्र में कट पॉइंट 65% था। लेकिन 65% से नीचे का कोई स्टूडेंट नहीं था। क्रीम थी सारी। लेकिन उसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, जिसको फिर बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गए। तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का कट पॉइंट 57% था। तो फिजिक्स जो है वो सबसे योग्य विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करता। तो मैंने वहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स में एडमिशन लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब आपने पीएचडी किया? फिर वहाँ पे तो एमए किया होगा पहले, एमएससी वहाँ पे मैंने बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स किया। लेकिन फिजिक्स करते करते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, फिलॉसफी, सोसाइटी के बारे में बहुत किताबें पढ़ता रहता था। तो मेरी रुचि जो है साथ साथ जो है वो सोशल साइंसेस, समाज विज्ञान में भी बढ़ी, ताकि समाज में अगर कोई परिवर्तन करने की तमन्ना हो तो आपको विषय का ज्ञान होना जरूरी है, सामाजिक ज्ञान भी जरूरी अच्छा होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने शुरू में एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया। अच्छा। लेकिन मेरा मन जो है फिजिक्स में लगना बंद हो गया और मैंने सोचा कि मैं और वहाँ से मैं शिफ्ट कर गया इकोनॉमिक्स में। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स में वहाँ पे एमए किया। और ये कहाँ से किया आपने? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी यस। अच्छा, फिर पीएचडी किया कहाँ से किया डॉक्टर साहब? फिर मैं जो है लेक्चरर लग गया। अच्छा। एक साल जो है कुरुक्षेत्र में रहा। यस। उसके बाद जो है रीजनल सेंटर था हमारा रोहतक वाला। यस। तो फिर मेरे को जो है यहाँ पे भी आना जो है बड़ी मतलब अजीब, मतलब सडन सी बात थी। हुआ ये कि जिसमें रीजनल सेंटर बना, तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर जो है नए लागू किए और यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई था नहीं। तो वहाँ पे हम फरवरी 74 में फरवरी 75 में हम रोहतक में लेक्चर देने के लिए जो है, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विकास मिश्रा होते थे। विकास मिश्रा जी। अच्छा। हाँ, बाद में वाइस चांसलर भी रहे यूनिवर्सिटी के। वो और एक सुदर्शन कौशल होते थे। दोनों मेरे टीचर थे। और मेरे को कहा कि तू चल हमारे साथ और तू भी एक टॉपिक पे लेक्चर तू दियो, एक पे जो है मैं दूंगा, एक पे कौशल देगा। तो जिसमें हमने यहाँ पे लेक्चर दिए, तो यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि इस लड़के को हमें ही दे दो। तो वापस गए गाड़ी में, तो मेरे प्रोफेसर जो थे बड़े खुश, कहते भाई तूने तो आज बाजी मार ली, तेरी मार्केट ज्यादा चल रही है। तो फिर मैं आया तो रोहतक में 1 साल के लिए था। लेकिन प्रतिभागी जो है ना मार्केट डॉक्टर साहब चलनी चाहिए, प्रतिभागी मार्केट जो है ना चलनी चाहिए। तो फिर जो है मैं यहाँ पे 3-4 साल रोहतक में रीजनल सेंटर, फिर अगले साल रीजनल सेंटर से यूनिवर्सिटी बन गई। 1976 में। और फिर मैं 78 में यहाँ से पीएचडी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में गई है। तो जेएनयू में मैंने पीएचडी वहाँ से की। ये इकोनॉमिक्स में की वहाँ से? जी हाँ। यस। तो उसमें आपकी मतलब क्या मतलब लेवल रहा पीएचडी में? ऐसे है जी, वहाँ पे पीएचडी में प्री पीएचडी कोर्स वर्क होता है। या तो एमफिल कर लो या प्री पीएचडी कोर्स वर्क। 6 पेपर थे। 6 के 6 में मैंने टॉप किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब वहाँ पे भी। और उसके साथ बाद जो है थीसिस लिखना होता है एक टॉपिक पे। एक जीएस भल्ला एक बड़े प्रोमिनेंट प्रोफेसर होते थे, जो कि बाद में तो वो
एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, yes. जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे, yes, yes. वो मेरे प्रोफेसर थे, yes. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पे काम करो, yes. और वो मेरी इंटरेस्ट का था। आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था डॉक्टर साहब? मैंने फिजिक्स पढ़ रखी थी, अच्छा, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग जो थी, अच्छा, मतलब उसके ऊपर, क्योंकि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन वाले उसमें बहुत थोड़े लोग, हाँ, बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि बिना फिजिक्स की समझ के आप जो है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को समझ ही नहीं सकते। अगर और फिर उसकी इकोनॉमिक्स का विश्लेषण करना आगे की बात है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए ठीक है इस कॉम्बिनेशन में, और आप जो है इस पे कीजिए, और मैंने उस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का काम किया। शायद जिसमें मैंने पीएचडी की इस टॉपिक पे, तो पूरे हिंदुस्तान में 3-4 लोग ही थे जो इस सब्जेक्ट को जानते थे। यस यस। तो उसके बाद डॉक्टर साहब सर्विस आपने कहाँ की? सर्विस तो जी, क्योंकि मैं रोहतक में ही रीजनल सेंटर में एमए पढ़ाने के लिए आया था। यस यस। तो शुरू में तो सर्विस सारी जो है यहाँ की, लेकिन बीच में फिर मैं पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टोरल का रिसर्च के लिए जो है, मुझे फोर्ड फाउंडेशन का फेलोशिप मिल गई। मैंने सोचा यूएसए, मतलब यूरोप भी देखना चाहिए, और यूएसए भी देखना चाहिए, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ की सोसाइटी को देखना चाहिए। तो इसलिए मैं यूएसए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप मिली मेरे को, और बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप थी फोर्ड फाउंडेशन की। पूरे हिंदुस्तान से 5 लोगों को मिली, और उनमें मैं ही एक था। वेरी गुड। तो कौन सी यूनिवर्सिटी किया फिर डॉक्टर साहब? मैंने फिर पोस्ट डॉक्टोरल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में थी। अच्छा, बर्कले में थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 5 कैंपस हैं। यस यस। और जो बर्कले वाला कैंपस है मैं उसमें, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब जिसमें कि 25,000 तो स्टूडेंट थे, और 9-10 हज़ार टीचर थे। यस यस, बहुत बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे 9-10 तो नोबेल प्राइज विनर थे। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड। 9-10 में मैं ये कहूँ कि शायद ज़्यादा ही थे, क्योंकि केमिस्ट्री में थे 9, और 7 थे फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर, और इकोनॉमिक्स में 2 नोबेल प्राइज विनर। कमाल है जी। हाँ, वो उनकी संदिग्ध में आप रहे, उनके साथ संपर्क में। और वहाँ पे विद्यार्थी जो थे, पूरी दुनिया से आते थे। फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैं था, तो वहाँ पे 105 कंट्रीज के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो उसके बाद फिर आप वहाँ से आए, इंडिया आए, तो फिर वहाँ यहाँ आकर के किस पोस्ट पर ज्वाइन किया, कहाँ? वापस रोहतक में आया, यहीं से छुट्टी लेके गया था। और फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी मैं, यूँ मानिएगा, ये टीचर जो है जितनी पोस्टों पे वो रह सकता है, मैं रोहतक में उन सारी पोस्टों पे रहा। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी 10 साल रहा, 3 टर्म्स रहा, डीन एकेडमी का फिर 6-7 साल रहा, और सारी यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैं कंट्रोल करता। और यहाँ से फिर मैं 2011 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद जो है ना, आपने ऐसा मैंने सुना डेमोक्रेटिक फोरम बना रखी थी पहले, आप अब भी काम कर रही है वो। तो इसका उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब? आपका डेमोक्रेटिक फोरम का उद्देश्य क्या है आपकी फोरम का? ऐसे है जी कि क्योंकि मैं इमरजेंसी से 10 दिन पहले यहाँ पे आया, और जो इमरजेंसी का पीरियड था, उसमें सारे जो है, मतलब लोग पजल्ड थे कि क्या हो गया, अचानक हुआ घटना, और उसमें थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वगैरह सारी चीजें जो है क्रश हो गई थी। तो मेरी समझ ये थी कि यहाँ पे एक तो जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उसको बिल्ड किया जाना चाहिए। तो इमरजेंसी खत्म होते ही मैंने 2 इंस्टीट्यूशन जो है मेरे इनिशिएटिव पे हमने रोहतक में शुरू किए। एक तो ये था कि हमने टीचर एसोसिएशन बनाई एमडी यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, उसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी। और फिर दूसरा जो है विचार विमर्श के लिए हमने जो है डेमोक्रेटिक फोरम बनाया, जिसके ऊपर जो यहाँ के पढ़े लिखे स्कॉलर लोग थे, उनमें विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और एक यहाँ पे एस.के. महिंद्रा होते थे, जो कि जाट जो पॉलिटेक्निक था उसके प्रिंसिपल थे।
एस.के. मिश्रा, एस.के. मोहिंद्रा, यस यस यस। तो महिंद्रा साहब जो है उसको उनको वो लेफ्ट के थे। मैं खुद आइडियोलॉजिकली जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी से शुरू से अंत तक प्रभावित रहा हूँ और आज भी मैं अपने आप को लेफ्टिस्ट मानते हूँ। तो वो प्रेसिडेंट बनाए और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी बना। और मतलब 15-20 साल तो रहा ही होगा। बीच में बाद में जो है 2-4 वो दूसरे हुए, लेकिन जब तक मैं रोहतक में रहा तब तक मेरी दिशा निर्देशन में एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक फोरम। तो डॉक्टर साहब आपने इस लाइफ में कितनी पुस्तकें लिखी हैं? पुस्तकें 5 लिखी हैं। ये ज्यादातर इकोनॉमिक्स बेस्ड है? रिसर्च की। हाँ, सारी रिसर्च बेस्ड। अच्छा, शोध पेपर्स कितने लिखे हैं आपने? हाँ, प्रस्तुत किए हो? ऐसे है जी कि मैंने 60-65 मेरे पेपर जो हैं नेशनल नेशनल जर्नल्स में छपे हैं। अच्छा, तो ये आपने एमफिल भी करवाई? आपने कुछ कितने बच्चों को करवाई एमफिल? एमफिल कोई 40-50 लोगों को। अच्छा, क्योंकि एमफिल शुरू ही हमने की थी। यस। और फिर जब तक मैं रहा यहाँ पे तो हर साल 3-4 स्टूडेंट तो होते ही थे। तो पीएचडी भी करवाई होगी आपने? बहुत। पीएचडी मैंने 25 स्टूडेंट्स को 25 को कराई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पीएचडी करवाई आपने या एमफिल कराई, इनमें कोई ऐसा बहुत ही टॉप का जो बच्चा आपका स्टूडेंट रहा हो जो बहुत ऊंचे लेवल पर गया हो? कोई ऐसा बच्चा? बहुत है, ज्यादा है। आजकल भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो रिटायर भी हो गए। हाँ, रिटायर भी हो गए। फॉर एग्जांपल जो पहले शुरू के बैच थे उनमें एक राजेंद्र गुप्ता थे। वो जम्मू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हेड डीन होकर के वो भी रिटायर हो गए। और उसके बाद मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़ी नेशनल लेवल की प्रोमिनेंट जगह। अभी एक सचिन शर्मा नाम से है लड़का। वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूट है IIFT में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर। उसमें जो है वो प्रोफेसर है। और हिंदुस्तान के बिहाफ पे एग्रीकल्चर की जितनी भी नेगोशिएशंस होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनको वो लीड करते हैं। ऐसे ही और बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में भी कई हैं। तो विद्यार्थी तो बहुत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो इसमें काम किया कि लंबे समय तक शिक्षा विभाग में, और आपने बताया जैसा कि ज़्यादातर आपने MA और PhD इन बच्चों को ना गाइड किया है, तो इस दौरान एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है शिक्षा का। इसमें कोई आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी महसूस हुई? कहीं कोई ऐसी घटना आपके जीवन की जिसने आपको थोड़ा बहुत परेशान किया हो, वो ऐसी बात आई? ऐसे है जी कि क्योंकि मेरी स्ट्रगल के साथ ही मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि मैं गांव से चल के दुनिया के सारे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेरे को पढ़ने का मौका मिला है। जबकि सब जगह पे मुझे स्कॉलरशिप मिले। क्योंकि जेब से पैसे खर्च के पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें मैं JNU में PhD की, तो प्रोफेसर भल्ला, प्रोफेसर मुनीश रजा होते थे। सभी मेरे से कहते तेरे को यहीं पे अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी टॉपर था। तो आपको अपॉइंट कर लेते हैं, तुम यहीं रह जाओ। तो मैंने मजाक में कहा, मैं कहा जी अगर सारे पढ़े लिखे समझदार बच्चे जो हैं सारे दिल्ली में रहेंगे तो रीजनल यूनिवर्सिटीज में कौन पढ़ाएगा? तो मैंने बाई चॉइस जो है मतलब ये किया, ताकि मैं यहाँ पे क्योंकि जितने भी MA पढ़ने आते थे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट थे, इक्का दुक्का ही सेकंड जनरेशन होती। तो सारी जिंदगी जो फर्स्ट जनरेशन को पढ़ा 40 साल तो नेचुरली उनको बिल्ड करना, उनको बनाना, ये जो है। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक बार जो है JNU में 5-6 मेरे स्टूडेंट, वो भी कॉन्फ्रेंस थी कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल की। अच्छा। तो उसमें आए हुए थे। तो मेरे साथ घूम रहे थे 5-6 जो आपके स्टूडेंट। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार मेरे को JNU में 1982 में ऑफर थी कि तू यहाँ पे आकर के प्रोफेसर लग जा। तो मैंने जो है एकेडमिकली जो मैं कुछ JNU में कर सकता था वो यहाँ तो नहीं कर सकता था रोहतक में। क्योंकि यहाँ पे तो
बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करने वाले लोग ही बहुत कम थे। यस यस। जब तक इंटेलेक्चुअल प्रेशर्स ना हो, यस। डिस्कशन एंड डिबेट का माहौल ना हो, हाँ यस। तो रिसर्च तो नहीं होती। नहीं होती। यस। तो मुझे लगता है कई बार मैं जब यहाँ पे JNU में आता हूँ या नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में जाता हूँ, तो लगता है कि मैंने गलती की रोहतक में रह के। यस। तो वो सारे के सारे बोल पड़े, अच्छा। भाई सर आप ये तो कह रहे हो, अगर आप वहाँ ना होते तो हमारा क्या होता। हमारा क्या होता। यस यस। मैंने कम से कम 10 बच्चों को नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में, JNU में, ये गोखले रिसर्च इंस्टीट्यूट है Yes. पुणे में, उसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, अलग अलग जगह पे मोटिवेट करके उनको तैयारी करवा करके उनको वहाँ पे एडमिशन दिलवाई। यस। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए जो आज सारे देश को सुगंधित कर रहे हैं। मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से। हाँ है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने शिक्षा जगत की बहुत तगड़ी सेवाएं की है। अच्छा, दूसरा ये फिर एक बिंदु और रह गया हमारा कि आज मैं भी देख रहा हूँ, मैंने भी शिक्षा विभाग में 55 वर्ष तक काम किया है, अभी कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि शिक्षा के स्तर में स्कूल लेवल पर मैंने ज़्यादा काम किया है, उसमें गिरावट आई है। तो हायर एजुकेशन में जो आप कैसा महसूस करते हो, गिरावट आई है या इसका क्या कारण है, और फिर क्या इसको दूर किया जा सकता है, कैसा महसूस करते हो आप? ऐसे है जी कि अगर मैं पिछले 50 साल में देखूं, यस, तो हायर एजुकेशन में कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन हुआ, यस। और डिक्लाइन के भी कई कारण है। एक तो यह है कि जिसमें आप मास लेवल पे एजुकेशन बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैं MA यहाँ पे जो पढ़ाया, तो पूरे हरियाणा में MA पढ़ाने के लिए या तो कुरुक्षेत्र था, या एक भिवानी इवनिंग कॉलेज था, और एक अदा और जगह हो। यस यस। बहुत थोड़ी है। यस। एक तो लार्ज स्केल के ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी की बात है कि उन्होंने क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी बनाई, मतलब जो कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं अपॉइंट किए। यस। और दूसरा, दोनों बातें होगी, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, यस। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जो वाइस चांसलर्स भी लगे, यस, या जो टीचर्स लगे, यस यस, वो सभी के सभी जो है वो मतलब उतने योग्य नहीं थे जितने उस योग्यता के आधार पे तो लगे ही नहीं। तो इसलिए जब सिफारिशी लगेंगे, तो उनकी क्वालिटी भी टीचिंग की वही होगी। यस। दूसरा जो है ये है कि धीरे धीरे ना वाइस चांसलर कॉम्पिटेंट थे, यस, और ना उन्होंने टीचर्स की अपॉइंटमेंट कॉम्पिटेंट की। और तीसरी चीज ये कि साथ साथ जो है टीचर्स का नंबर भी बहुत कम हो गया। उदाहरण के लिए, जब मैं 2011 में रिटायर हुआ, उससे पहले 2090 के पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 16 टीचर होते थे, जिनमें से 3 प्रोफेसर थे, 4 रीडर थे, और जो है 7-8 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसमें हमारा रोहतक वाला डिपार्टमेंट भी हिंदुस्तान की रीजनल यूनिवर्सिटीज किसी के साथ भी compete करने लायक शिक्षा देता था। आज जो है उसी डिपार्टमेंट में केवल 4 टीचर हैं, केवल एक रीडर एसोसिएट प्रोफेसर अभी बना है, ये तो सारे ही लेक्चरर हैं, प्रोफेसर तो है ही कोई नहीं। तो जिसमें इस तरह की स्थिति होगी, तो एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो है ठीक तरह से ना करना, और फिर जिस ढंग से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के डायरेक्शन के ऊपर शिक्षा को सिलेबस जो है बदल दिया, कैसे उन्होंने एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम लगा दिया, बिना समझे कि सेमेस्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सिस्टम ने लगा दिए, और समझ थी नहीं कि उनकी नेसेसिटी, टीचर्स भी कम थे, और टीचर भी कम थे, और टीचर्स भी उनको रीओरिएंट करने के लिए उनको उनके अंदर विशेष प्रोग्राम नहीं किए गए। तो इसलिए जो है, जो उन्होंने किताब पढ़ रखी थी वही पढ़ाते रहे, और इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है, कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकार प्रयास कर रही है, NEP लगाई है नई एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें आपको कैसा लगता है, कुछ सुधार होगा या नहीं हो, आप कैसा महसूस करते हो? एज ए डॉक्यूमेंट, नई एजुकेशन पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े हैं। 2020 वाले भी सारे अच्छे, उस पर लिखा भी है।
जो चीजें कागज में लिखी होती हैं वो तो बहुत बढ़िया होती है, वो तो बढ़िया होती है, हाँ। लेकिन जिसमें आप फील्ड में उसको इंट्रोड्यूस करते हो वहां पे बिल्कुल हर चीज को नेगलेक्ट किया जाता है। आज का जमाना हो गया प्रोपेगेंडे का, प्रोपेगेंडा, यस। तो हाईटेक प्रोपेगेंडा है, कंटेंट जीरो है, कंटेंट जीरो है। तो इसलिए जो है जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कागज पे इम्प्लीमेंटेड है, कागज पे है। जो चीजें उसके लिए चाहिए है, रोज प्रोपेगेंडे में तो आ जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा में फॉर एग्जांपल ये क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला स्टेट जो है वो हरियाणा थी। यस यस। अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने जो है 2023 में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यस। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही लिखा हुआ है कि 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। यस यस। बस इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया तो इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो युवा है वो आप देख रहे हो वो पथभ्रष्ट हो गया है, मतलब अपने जो सामाजिक मूल्यों से भटक गया है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, गुरुओं की इज्जत नहीं करता, समाज में डाके कत्लेआम में फंसे हुए। उनको आप क्या, उनके क्या कारण है, क्या उनको संदेश दोगे फिर आप? देखिए मेरा जो है, मैं बच्चों का यूथ का कोई दोष नहीं मानता। यस यस। कि यूथ जो है वो तो मतलब कच्चे वुड की तरह है, जैसा कारपेंट्री होगी वैसा जो है क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेगा। यस यस। अब फॉर एग्जांपल आज से 50-60 साल पहले जिसमें हमने एमए किया, यस, तो उसमें कभी ये था ही नहीं कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। यस है, तो जिस दिन जॉब चाहिए उसी दिन जॉब मिल गई। अब जो है एक तो भयंकर बेरोजगारी, ये मुख्य कारण है। पहले मैं कह चुका हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। मैं तो मजाक में रोहतक वालों से बात किया करता हूँ कि मैं बहादुरगढ़ क्रॉस करते ही ना रोहतक वालों की एजुकेशन शुरू होती है, जिसमें आप दुनिया में जाओगे। खैर आप तो क्योंकि इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो गया, लेकिन प्रोपेगेंडे का इतना रोल है और क्वालिटी नाम की चीज जो है कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो इसलिए जो है वो पब्लिक रिलेशंस हो गए। अब जो है नेक के जो एक्रेडिटेशन जो है, ये एक कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है, ये A+ की है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कागजों तक सीमित है, वो कागजों पे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वो आपने बहुत लंबी समय तक इस शिक्षा विभाग में काम किया है, तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रेरणादायक ये जो विचार हैं ये समाज में एक नए परिवर्तन का जो ना संकेत देंगे। तो ये मेरा एक चैनल है डॉक्टर साहब जिसका नाम वैचारिक क्रांति है, वो मेरे दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे मेरे दर्शकों को? आप अपने विचार से कि वे उनको कैसे इस चैनल के बारे में मतलब विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए? देखिए ऐसे है कि इसमें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आया हुआ है। रेवोल्यूशन है, यस। उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को आप सुनो, यस, या ग्रहण करो, यस, और उसको इम्प्लीमेंट करो, यस, ये आपकी ऊपर निर्भर करता है। यस। दूसरा ये है कि जो विचार आप लोगों के चैनल से आते हैं, यस, फिर जो है उनको किताबों, उनकी अच्छी अच्छी किताबें लेकर के पढ़ो। यस यस। क्योंकि पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यस। अब तो आजकल जैसे सोशल मीडिया में आप बस एक 2-2 10-10 मिनट की बातें सुन के वो जितनी देर सुनी एंजॉय हो गया और उसके बाद खत्म। ज़्यादा मनोरंजन तक सीमित रह गया ये सोशल मीडिया। आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन आपके पास खूब आती है, यस यस, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एसिमिलेट करना, और उसको अपने ज्ञान का हिस्सा बनाना, और उसको प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, ये तो बड़ी दूर की बात है। तो डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।